हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त एकदम बिंदास रहना है लाइफ में। आज यहां मेरी सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद, छुट्टी पे हूं मैं आज, क्योंकि दिल्ली में एक फेस्टिवल है आज, भैया दूज, भाई दूज कहते हैं। यहां आज ऑफ कर रखी है मैंने सारी क्लासेस। आज मैंने सोचा जब फ्री हूं तो एक दो वीडियो बना देता हूं आपके लिए, है ना। बहुत फायदे की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, चैप्टर 7 की जो सीरीज चल रही है। टॉपिक का नाम है टॉर्क। रोटेशन में एक टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क का नाम सुना होगा, इवन टॉर्क पे हॉलीवुड की मूवी भी आई है टॉर्क करके। तो टॉर्क है क्या चीज, वो हम समझते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टॉर्क को इंडिकेट करते हैं ऐसे, टाउ। टाउ, जे का उल्टा टाउ, 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 यस, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। टाउ बोलते हैं, टाउ, दिस इज द सिंबल। हो गया क्लियर? टॉर्क होता क्या है? टॉर्क से पहले आप एक बात सुनो। होता क्या है बेटा कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद अगर वो बॉडी, फोर्स दो काम करती है, या तो बॉडी को लीनियर चला देती है, या तो फोर्स आपका लीनियर मूवमेंट शुरू कर देगी, या आपका रोटेशनल मोशन शुरू कर देगी। तो कहते ये हैं कि टॉर्क जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट होता है। किसका? फोर्स का। मतलब आप जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ, और फोर्स लगाने के बाद अगर वो बॉडी रोटेशन में आ जाए, घूमने लगे, रोटेट करने लगे, तो हम उसे कहते हैं टॉर्क। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। ये एक लाइन का डिफिनेशन है बेटा। व्हाट इज टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब फोर्स आप में मूवमेंट ना लाकर रोटेशनल ला दे, फोर्स आपको घुमाने लगे, तो वहां पे वो फोर्स एक नई चीज को डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। बस। अब कोई भी बॉडी घूमती है तो आप याद रखना, सबसे पहले तो मैं एक बात करूं, उसमें होता है एक टॉपिक, एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दूं। बहुत सिंपल है। कभी भी कोई भी बॉडी, जैसे मान लो ये है और यहां पे एक रॉड है, कोई भी बॉडी है, और ये बॉडी पे आपने क्या किया, मान लो ऐसे फोर्स लगाया, बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहां पे कोई रोटेशन नहीं होगा। आप ये बॉडी मान लो ये है, कोई भी एक बॉडी है बेटा, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसके एक एंड पे ऐसे फोर्स लगाया, मुझे लगता है रोटेशन नहीं होगा, ये लीनियर मूवमेंट के चक्कर में है, तो यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, सेम बॉडी है, अब आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, ध्यान से देखो, अब आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, ये देखो, यहां पे एक लाइन मैंने खींची थी ना, ये एक फिक्स्ड लाइन है, ये एक फिक्स्ड लाइन है। अब मान लो आपने इस बॉडी पे फोर्स न्यू लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब फोर्स किसी भी बॉडी को रोटेट कराने लगे, तो वहां पे टॉर्क आ जाता है। और जिस एक्सिस के चारों तरफ बॉडी घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमेगी ना, इसके चारों तरफ घूमेगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो मैं आपको बोल रहा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दैट लाइन और दैट एक्सिस अराउंड विच, जिसके चारों तरफ कोई बॉडी रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब आपने फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पे और वो बॉडी घूम ही नहीं पा रही, दिस इज योर बॉडी, ये है आपकी बॉडी, उस बॉडी में रोटेशन नहीं आया, तो उस केस में बोलोगे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, टॉर्क जीरो है। लेकिन आपने फोर्स इस तरह लगाया कि उस बॉडी में रोटेशन आ गया, बॉडी घूमने लगी एक्सिस के चारों तरफ, तो यहां बोलोगे टॉर्क जीरो नहीं है। ये सब ध्यान रखना। मान लो इसी बॉडी पे आपने फोर्स अब ऐसे लगा दिया, फोर्स तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, तो जब फोर्स ऐसे लगाओगे तो ये बॉडी ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे ऐसे घूमने लगे, रोटेशन तो होगा, चाहे ऐसे रोटेशन हो चाहे ऐसे रोटेशन तो होगा। तो इस केस में भी बोलोगे टॉर्क जीरो नहीं है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के कारण ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स द बॉडी हैज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, बॉडी घूमने लगे एक एक्सिस के चारों तरफ, रोटेशन करने लगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, रोटेशन होने लगे, वहां पे टॉर्क आ जाता है।
तभी तो मैंने कहा व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट मीन जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने के बाद अगर उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ जाए, घूमने का इफेक्ट आ जाए, देन व्हाट वी विल से, वहां पे टॉर्क डेवलप हो गया। जैसे इस डायग्राम में टॉर्क नहीं आया, बॉडी को आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे, नो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, नो टॉर्क। यहां पे यूं लगाया ऐसे रोटेशन, यहां पे यूं लगाया ऐसे रोटेशन, टॉर्क आ जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट टॉर्क का, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। अब बोलोगे सर टॉर्क का डेफिनेशन तो आपने समझा दिया बहुत अच्छे से, अब जरा टॉर्क का फॉर्मूला भी बताओ। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, शॉर्टकट में कभी पढ़ाई होती है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैं टॉर्क का फॉर्मूला बताऊंगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। टॉर्क के फॉर्मूले में सबसे पहले फोर्स चाहिए जिसके कारण वो रोटेट कर रहा है, वो तो चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। वो क्या चीज चाहिए सुनिएगा, ये है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसे कहोगे लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो बताओ फोर्स ऐसे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से एक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, उस डिस्टेंस को r मान लो, एक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, उस डिस्टेंस को r मान लो। तब जब ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तब बनेगा टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला है बेटा R क्रॉस F, यस, फोर्स इंटू R। अब R क्या है, R के बारे में सुन लो, R होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से कहां के बीच, लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच, लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री वाला। फोर्स ऐसे है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच, कहां से कहां, किसके बीच है, ये समझना जरूरी है ना। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, ये आप समझ गए। फिर क्या आप जाने, टॉर्क क्या होता है, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड टॉर्क, दिस इज कॉल्ड टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं, ये भी आप जान गए। जिस एक्सिस के चारों तरफ बॉडी घूमती है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क कब डेवलप होता है, बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी में कोई रोटेशन नहीं, नो टॉर्क। बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स ऐसे लगाया कि इसमें रोटेशन शुरू हो गया, टॉर्क आ गया, रोटेशन आ गया, टॉर्क आ गया। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या, इसमें आ गया पंगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या है, फोर्स इंटू आर। आर क्या है, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके ऊपर, ये है ना, देखो ये जो आर गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस ले रहे हैं फोर्स के ऊपर, वो कैसा है, 90 डिग्री पे है ना। क्या है आर, फिर से सुनो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। आर को समझना बहुत जरूरी है। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, उस एक्सिस से जिसके चारों तरफ बॉडी घूम रही है, किसके ऊपर, लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अब जब फॉर्मूला सीख गए हो तब आप यूनिट भी बता दो। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो इसको कहते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। यस, दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क कब डेवलप होता है, फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने के बाद अगर उसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाए, घूमने का इफेक्ट आ जाए, तो उसको टॉर्क कहते हैं कि वहां पे टॉर्क डेवलप हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी है, जिसके चारों तरफ बॉडी घूम रही है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर, फोर्स के लाइन के ऊपर, जिधर फोर्स जा रही है उसके ऊपर। यूनिट न्यूटन मीटर। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं टॉर्क। अभी तो टॉर्क शुरू हुआ है बेटा, अभी रिलैक्स कहां, आप रिलैक्स हो गया, अरे हो गया खत्म ना, अभी तो शुरू हुआ है। अब हम आते हैं टॉर्क के नेक्स्ट पॉइंट में, ध्यान से सुनिएगा। बोलोगे सर
आपने टॉर्क तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज योर व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, और बॉडी, अब ध्यान देना, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है फोर्स और ये है आर। अब इस डायग्राम को देखो और बताओ मेरे को कि क्या ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के ऊपर? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो यहां पे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यहां पे आर सिर्फ डिस्टेंस है, ओनली डिस्टेंस। किसके बीच? बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। अगर मान लो ऐसे मैं डायग्राम बनाता, यहां पे फोर्स है और ये आर है, तो ये साफ दिख रहा कि यहां पे जो आर है वो एक्सिस से फोर्स के लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो ये जो आर है ये एक्सिस से फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो वहां तो टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेटा बताइए? ये फोर्स था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? R इंटू एफ, वो तो हमने पढ़ाया अभी 2 मिनट पहले। लेकिन क्या यहां पे R इंटू एफ नहीं चलेगा? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एंड लाइन ऑफ फोर्स। यहां पे वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए R इंटू एफ नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे कहने पे थोड़ी मान लोगे आप, जो कॉन्सेप्ट है वही तो समझोगे आप बेटा। नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूं नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या करेंगे? दिमाग लगाते हैं, फिर यहां से एक एंगल लेना पड़ता है। यस, थीटा की एंट्री हो जाती है ऐसे सवाल में। कब? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना दे, सिर्फ डिस्टेंस दे। कहां? एक्सिस और फोर्स के बीच जस्ट डिस्टेंस, नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे थीटा आ जाता है। थीटा क्या है? ध्यान से देखना, थीटा आ गया एंगल, किसके बीच थीटा है? आर और एफ के बीच, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। थीटा की एंट्री हो जाएगी बेटा। आर यहां पे क्या है? सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द लाइन ऑफ फोर्स, और वहां आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू लाइन ऑफ फोर्स। अब बताओ, ये थीटा हो गया। अब क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, बस राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। अब मान लो इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में जब आप बना दोगे तो इस साइन थीटा, अब हम क्या करेंगे ट्रायंगल में? अब इस ट्रायंगल में साफ लिखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी में आ जाओ और ए ओ बी में आप साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए, बस ओ बी, और ओ ए क्या है? आर। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आर साइन थीटा। यस, आ गया ओ बी। है तो इस डायग्राम में फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी तो है, ओ ए थोड़ी था, आर थोड़ी था, तभी तो मैंने ओ बी निकाला। अब आ जाओ टॉर्क का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था टॉर्क का? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ओ बी, फोर्स इंटू ओ बी, फोर्स एफ, ओ बी आपका कितना आया? आर साइन थीटा। यानी टॉर्क का एक नया फॉर्मूला आ गया, याद रखिएगा, आर एफ साइन थीटा। यस, अब मैं आपको बता दूं बेटा, अब आपके पास टॉर्क के 2 फॉर्मूले हो गए। ये वाला भी फॉर्मूला टॉर्क निकालने का है और ये भी फॉर्मूला टॉर्क निकालने का है। दोनों एक ही चीज है, बस फर्क इतना है कि यहां पे ये जो आर है ये फोर्स के लाइन के ऊपर, ये जो फोर्स है, दिस इज व्हाट, थोड़ा साफ लिख दो, ये बेटा फोर्स है। क्या है ये बताना जरा बच्चे? फोर्स, थोड़ा सा हाँ ऐसे साफ लिख दो, है ना। ये फोर्स के ऊपर अगर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, ये आर सिर्फ डिस्टेंस है एक्सिस से और फोर्स के ऊपर सिर्फ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे एक थीटा की एंट्री हो जाएगी। थीटा किसके बीच?
फोर्स के लाइन के बीच और जो डिस्टेंस बन रहा है एक्सिस और फोर्स के लाइन के बीच, उनके बीच एंगल लोगे तब ये फॉर्मूला होगा। दोनों टॉर्क का फॉर्मूला है, इसमें r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसमें r सिर्फ डिस्टेंस है, किसके बीच? एक्सिस और लाइन ऑफ फोर्स के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टॉर्क के वो भी फॉर्मूले, टॉर्क के ये भी फॉर्मूले। अरे भैया एक चीज के कितने फॉर्मूले, क्या पूरी जिंदगी हम फॉर्मूले में ही खत्म कर दें और कुछ इंजॉय नहीं करें लाइफ को? बिल्कुल सही बात है यार, फिजिक्स में इतना फॉर्मूला है कि परेशान हो जाते हैं बच्चे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे मुझे जितनी भी गालियां दो, एक फॉर्मूला हम और बताएंगे टॉर्क का। अब नाउ अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, आराम से समझिएगा, टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, तो आप याद करो आर भी वेक्टर है। कैसे? आर है क्या? दो एक्सिस और लाइन ऑफ फोर्स के बीच डिस्टेंस, और सीधी लाइन है। सीधी लाइन हमेशा डिस्टेंस में बोलता भले बट है तो डिस्प्लेसमेंट। सीधी लाइन डिस्प्लेसमेंट होती है, चाहे वो जस्ट लाइन हो, चाहे वो परपेंडिकुलर लाइन हो। लाइन अगर स्ट्रेट होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाती है। तो वेक्टर फॉर्म में आप जानते हो, अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, फोर्स भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है और साइन थीटा है फॉर्मूले में, तो वेक्टर फॉर्म में ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यस, याद रखना, याद रखना। क्यों? वेक्टर में दो ही प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये फॉर्मूला कॉस थीटा में आता, दो वेक्टर होता और फॉर्मूले में कॉस होता, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट होता, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर में दो प्रोडक्ट होते हैं, पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में बदला। क्यों बदला क्रॉस प्रोडक्ट में? क्योंकि फॉर्मूले में साइन है, दो वेक्टर हो और फॉर्मूले में साइन हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से पढ़ो। फिर मैं आपसे बताऊंगा, जब आप वेक्टर पढ़ रहे होगे तो वेक्टर में एक चीज बताया गया था कि मान लो, ध्यान से देखना बेटा, मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और आपने इनको क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर आया सी वेक्टर। वेक्टर पढ़ा रहा हूं, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। मान लो दो वेक्टर को क्रॉस से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट एक वेक्टर आया सी वेक्टर। क्रॉस का रिजल्ट वेक्टर ही आता है, तो वो जो सी वेक्टर होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यस, दो वेक्टर के क्रॉस का जो भी रिजल्ट होता है फिजिक्स में, जैसे ये क्या था, टॉर्क, इनके क्रॉस का रिजल्ट था, तो रूल ये बताता है दो वेक्टर के क्रॉस का जो भी रिजल्ट आता है, वो जैसे मान लो यहां टॉर्क आया तो वो टॉर्क ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना कि टॉर्क का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे फॉर्मूले टॉर्क के हैं। और अगर आपसे बोले कि टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो व्हाट यू विल से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सीधी लाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में सवाल दे दी। और दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट जो भी होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, वेक्टर के रूल से। तो उस हिसाब से टॉर्क जो होगा वो जिस प्लेन में फोर्स और ये पोजीशंस, डिस्टेंस वगैरह हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हैं, इनके परपेंडिकुलर होगा। मतलब मान लो ये सब एक्स वाई प्लेन में है दोनों, तो टॉर्क जेड में जाएगा। टॉर्क हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में बॉडी घूम रही है उसके परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में फोर्स है, पोजीशन है, उनके परपेंडिकुलर होता है। दैट इज टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क के कितने फॉर्मूले हो गए? 3। सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस थे वो वाला, नॉर्मल डिस्टेंस दे तो एंगल लेकर ये वाला, और वेक्टर फॉर्म में ये वाला। दीज आर द 3 फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क। और कहते हैं इसे टॉर्क का लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जिसमें एंगल आ जाए, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, बहुत सारे लोग पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म ये होता है टॉर्क का, ये वाला कॉन्सेप्ट पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क कहलाता है। अब बेटा इस सारी कहानी को मैं एक डायग्राम में दिखा सकता हूं, अगर आप परमिशन दोगे तो मैं अभी दिखा देता हूं। देखो, अभी आप देखो, ये मान लो ओरिजिन है और ये आपका आर है, आर वेक्टर है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहां पे बॉडी है और यहां पे आपने फोर्स लगाया। कितने एंगल पे लगाया बेटा? ये भी देख लो, थीटा एंगल पे लगाया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया O से यहां तक कितना है R और एफ के बीच एंगल है थीटा, राइट।
और यहां से एक और डिस्टेंस ले लो, देखो आप ध्यान से, इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, यहां से अब आप दे लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप निकालोगे ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। है थीटा क्या? R और F के बीच का एंगल, सिंपल। साइन थीटा से वही जो करोगे आप, जो मैंने कहता OB आ जाएगा, साफ OB आ जाएगा, क्या? R साइन थीटा। इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जो मैंने डायग्राम अभी बनाया था ना, उसको लोग ऐसे भी बनाते हैं। अभी डायग्राम नहीं बनाया था मैंने, देखो हमने ऐसे बनाया था ना, हमने ऐसे बनाया था ना, याद करो। अगर ये F है, ये O है, ये A है, ये R है, फिर हमने ऐसे बनाया था ना बेटा, याद करो। ये थीटा है तो आप OAB था ये, तो OB क्या आया था, अभी आपने निकाला था ना, R साइन थीटा। उस डायग्राम को बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं, R ऐसे दिखा देते हैं, बिल्कुल सेम चीज, R ऐसे दिखा देते हैं, फोर्स ऐसे दिखा देते हैं, आपस में एंगल थीटा दिखा देते हैं, इसको पीछे लाकर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं OB। किसके ऊपर OB? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स के ऊपर। लोग ऐसे भी दिखाते देते हैं। मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, तो टॉर्क किधर जाएगा? मैंने कहा था ना, टॉर्क हमेशा जिस प्लेन में ये सारा ताम झाम है, एक्स वाई प्लेन में है, तो टॉर्क z में वाई जेड प्लेन में जाएगा, टॉर्क z एक्स प्लेन में जाएगा। टॉर्क हमेशा 3D में जाता है, टॉर्क हमेशा उस प्लेन में नहीं होता जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इस डायग्राम को ऐसे भी दिखाते हैं, है एक ही चीज। देखो ना, R और F के बीच थीटा, R और F के लाइन, ये फोर्स का लाइन है, ये R का लाइन है, इनके बीच थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको फोर्स के ऊपर लाइन ऐसे बढ़ा दो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। सेम डायग्राम ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब टॉर्क आपको समझ में आ गया। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक बहुत काम की बात बताना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे टॉर्क में एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का मन कर रहा है मेरा, अगर आप परमिशन दो तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करा देता हूं। टॉर्क में क्या है बेटा, सुनो। अब एक एग्जाम्पल ये आया टॉर्क में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज में है आपके। मान लो एक बॉडी का जो आर होता है, क्या जानते हो ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट किसके बीच? आर किसके बीच होता है बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस के बीच, है ना। वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, वेक्टर फॉर्म में दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको याद होगा वेक्टर फॉर्म में i j k में लिखाता है। और फोर्स दे दिया, सुनो ध्यान से सुनना, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। R और F दोनों वेक्टर फॉर्म में दे दिया बेटा, और बोला टॉर्क बताओ, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क फाइंड करो। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी 2 मिनट पहले? यही पढ़ाया ना कि जब वेक्टर फॉर्म में दे दे तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? वेक्टर फॉर्म में इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट, अभी 3 फॉर्मूले में से ही था। अब वेक्टर फॉर्म में सवाल है तो वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट? आपको जानते हो पहले से, नहीं जानते हो तो फिर से आप एक बार रिवाइज कर लेना। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं, देखना ध्यान से, देखना बेटा। थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, एक मिनट। चलो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में, राइट। अब वेक्टर फॉर्म में है तो टॉर्क निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? ठीक है बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में? यार क्या हो रहा है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो बेटा, अब क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म अगर आपको नहीं आता है कि दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, ये चैप्टर 4 में पढ़ना था, आप थोड़ा सीख लो, काम आएगा, बहुत काम आएगा। और पहले पढ़ा चुका हूं तो आपको याद भी होना चाहिए। टॉर्क कैसे निकालते हैं बताओ? अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में दे तो मैंने कहा ना, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। अभी आपको मैंने बताया, अगर वेक्टर फॉर्म में आर और एफ दे दे तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? वेक्टर फॉर्म से निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, अगर आप भूल गए तो याद रखो बेटा, पहले यहां पे 2 लाइन खींचते हैं, 2 लाइन, राइट। और जब आर वेक्टर फॉर्म में है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, तो टॉर्क भी वैल्यू में नहीं, वेक्टर फॉर्म में ही दिखाओगे। कैसे दिखाओगे जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सुनो बेटा, सबसे पहले आप यहां पे आई कैप लिखोगे, फिर माइनस जे कैप लिखोगे, फिर के कैप लिखोगे। लिख दिया आपने, आई कैप माइनस जे कैप। ये रूल होता है प्लस माइनस प्लस, आई प्लस में, जे माइनस में, के प्लस में।
फिर आर क्रॉस एफ, आर के सारे आई जे के वैल्यूज को लिखोगे 2 3 4, ये रूल है प्लस माइनस प्लस। फिर फोर्स के सारे वैल्यूज को लिखोगे, क्या है 5 2 -1। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि फिर लिखा जाता है आई कैप। जैसे ये आर का अपना इक्वेशन है, फोर्स का अपना वेक्टर इक्वेशन है, तो टॉर्क का भी तो आंसर एक वेक्टर ही आएगा, वेक्टर ही तो होता है टॉर्क, दोनों के क्रॉस का रिजल्ट वेक्टर ही तो होता है, तो इसका भी तो इक्वेशन बनेगा। जिस तरह इसमें आई कैप के साथ 2 है नंबर, इसमें आई कैप के साथ 5 है नंबर, तो टॉर्क के आंसर में आई कैप के साथ भी तो नंबर चाहिए। तो वहां पे क्या करेंगे, अब जैसे आई कैप आप क्या चाह रहे हो, आर में आई के साथ 2 है, फोर्स में आई के साथ 5 है, तो टॉर्क के इक्वेशन में आई के साथ क्या होगा, तो उसके लिए यहां आई को आप दिमाग से निकाल दो, ढक दो, मत देखो आई को। अब जो बच गया आई का लिखना है वैल्यू इधर, तो इधर आई ढक दो। अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × -1 -3, फिर बीच में माइनस, फिर ऐसे पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई, 3 × -1 -3 और 4 × 2 -8, पर इधर से फिर बीच में माइनस, फिर इधर से हो गया। ये क्या आ गया, ये आ गया, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया कि जो टॉर्क होगा उसके इक्वेशन में आई के साथ क्या वैल्यू होगी। फिर आई के बाद लगाएंगे -j, अब लगाएंगे -j, राइट। अब माइनस, तो अब जे में क्या लेना है, माइनस लेना है। अब आ जाओ जे में, तो जब जे की वैल्यू लिख रहे हो तो यहां जे को ढक दो। अब ढकने के बाद अब क्या करोगे, अब जो भी बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट पहले लेफ्ट साइड, 2 × -1 -2, फिर बीच में माइनस, फिर 4 × 5 20 हो गया। फिर के, अब के में आ जाओ, आई माइनस में, जे माइनस में, के प्लस में। अब यहां से बारी आ गई किसकी, के की आ गई, तो अब के आ गई तो इधर के ढक दो। अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस, इधर से आ जाओ 3 5 जा 15, बस हो गया, आ गया टॉर्क का इक्वेशन बेटा। क्या आ गया, -11 आई कैप, -22 प्लस हो गया, +22 जे कैप, -11 के कैप। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। अब लिख दोगे -11 आई कैप +22 जे कैप -11 के कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेल मी, टॉर्क। यही है आपके टॉर्क का क्या इक्वेशन, ये आ गया टॉर्क का इक्वेशन। तो जब आर वेक्टर फॉर्म में दे दे, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे दे, तो याद रखना, एकदम रन कर लो, वेक्टर फॉर्म में ही आंसर देना है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना। अब बेटा आपने आज की क्लास में टॉर्क के बारे में काफी जानकारी ली। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क के कितने फॉर्मूले होते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर सिर्फ डिस्टेंस दे दे तो थीटा भी आ जाता है, आर एफ साइन थीटा। थीटा होता है आर और एफ के बीच का एंगल, जब आर सिर्फ डिस्टेंस हो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच में, फोर्स के लाइन के बीच में। वेक्टर फॉर्म में हो तो ऐसे ध्यान देते हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है जाननी है, बहुत जरूरी है समझनी, ठीक है। तो टॉर्क की यूनिट भी जान गए आप, टॉर्क की यूनिट क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको टॉर्क के बारे में काफी कुछ बताया और समझाया, सिर्फ टॉर्क के बारे में था, उसके बारे में, ठीक है बेटा। अब हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान से देखना। सुनो, मान लो यहां पे कोई बॉडी, कोई चीज यहां रखी हुई है, यहां पे रखी हुई है, ऐसे करके इसको ना रखा है हमने, और यहां पर एक फोर्स लगाया F1 और यहां पर एक फोर्स लगाया F2, ठीक है। एक फोर्स लगाया F1 और एक फोर्स लगाया F2। देखना, ध्यान से देखना, क्या मैं बताना चाह रहा हूं जरा सुनो। ऐसे लगाया तो कहते ये हैं लोग, सुनो क्या कहते हैं लोग, कहते हैं लोग ये कि जब फोर्स का जोड़ा आ जाए, जोड़ा, किसी टॉपिक में दो फोर्स लगे बॉडी पे F1 F2, एक ही सवाल में दो फोर्स, तो उसको कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स है ना, कपल तो सुना होगा आपने, कपल कौन नहीं जानता आजकल है,
लेकिन वो वाला कपल नहीं, आप वाला नहीं, ये कपल दूसरा वाला है, ये फोर्स वाला कपल है बेटा। ये कपल है फोर्स वाला। जब किसी भी बॉडी पे दो फोर्स लगे, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगे और दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसे कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। ये भी नहीं बात है। जब मैं कहूंगा ना कपल ऑफ फोर्स, समझ अच्छा सर इसका मतलब दो फोर्स लग रहा है, दोनों सेम वैल्यू का लग रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन एक जगह नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग जगह है, उसे कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। सो व्हेन एवर आई विल से कपल ऑफ फोर्स, समझ जाना कि उसमें दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग जगह है, एक जगह नहीं है। दिस इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स। यस, तो आज के लेक्चर में टॉर्क वगैरह अच्छे से बता दिया बेटा। वीडियो देखना, अच्छे से देखना। अब मैं अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो मे बी आपको एक नए टॉपिक से एंट्री कराऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा, एंगुलर मोमेंटम, और भी इसको हो सकता है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, श्योर, पक्का। तब तक इस वीडियो को देखना और अच्छे से देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।